Radiochemistry, applications of radioactivity and radioisotopes. रेडियो धर्मिता और रेडियो समस्थानिकों के क्या उपयोग हैं, इसके बारे में हम अब जानकारी जुटा लेंगे। यहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स के बहुत सारे उपयोग हैं और रेडियो धर्मिता का उपयोग करते हुए बहुत सारी जानकारी और तथ्य को जुटाया जा सकता है। इनमें से कुछ उपयोगों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है औषधियों के रूप में। इन मेडिसिन रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग आजकल औषधि के रूप में और बहुत सी बीमारियों की जानकारी और उनके उपचार में काम में लिया जा रहा है। जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर की बीमार कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। सोडियम 24 आइसोटोप का उपयोग रक्त का आयतन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का थायराइड रोग की जांच व इसके उपचार के लिए काम में लिया जाता है। फास्फोरस 32 को ल्यूकेमिया, रक्त की अल्पता कमी को या ल्यूकेमिया बीमारी की जानकारी के लिए, इसके इलाज के लिए इसको काम में लिया जाता है। B10 बोरोन 10 को ब्रेन ट्यूमर के इलाज में इसको काम में लिया जाता है। तो मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आजकल किया जा रहा है। दूसरा है मुख्य उपयोग है इसका कार्बन डेटिंग, आयु निर्धारण में। जिन में कार्बन पाया जाता है ऐसे यौगिकों का या ऐसे पुराने इमारतों का जिसमें कि कार्बन या जो पुराने जीवाश्म हैं उनमें कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करके उनकी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक सूत्र बताया गया है, जैसे T बराबर 2.303 अपॉन 0.693 इंटू T हाफ और मल्टीप्लाइड बाई C614 0 और C614 आफ्टर T, यानी इनिशियल C614 की मात्रा और C14 की T समय बाद मात्रा। तो इसके आधार पर कैलकुलेट करके यह उसकी आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो T इज इक्वल टू 3.32 इंटू 5760 इंटू लॉग C14 की मात्रा इनिशियल और अपॉन C14 की मात्रा T समय बाद। तो यहाँ 5760 वर्ष जो है वह C14 की अर्ध आयु है, जिसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है और आयु का निर्धारण किया जाता है। तीसरा मुख्य उपयोग इसका एग्रीकल्चर में है। यहाँ पर P32 रेडियोधर्मी को खाद व उर्वरक जो फास्फेट्स काम में लिए जाते हैं उर्वरक और खाद के रूप में, वह पौधों में किस तरीके से संचरण कर रहे हैं और पौधों द्वारा किस हिस्से द्वारा अधिक मात्रा में ग्रहण किया जा रहा है, चाहे वह उसकी रूट्स हो, जड़ हो या पत्तों के द्वारा। तो जड़ और पत्तों में से कौन आसानी से या पत्तों तक यह फास्फोरस आसानी से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जितनी अधिक मात्रा में, जितना अधिक आसानी से कम समय में यह पहुंचेगा, उतना ही प्लांट की ग्रोथ जो है वह ज़्यादा होगी और ज़्यादा फ्रूट्स उसमें से मिलेंगे। तो इसलिए फास्फोरस 32 का उपयोग एग्रीकल्चर में, खेती में उसके संचरण और उसके संचरण में लगे समय और उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए, लीव्स में कितनी मात्रा फास्फोरस की होगी, जो कि फलों की पैदावार या जो उत्पाद है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने में इनका रेडियोआइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है।
इसी तरीके से कैल्शियम जो है, जो कि गाय और भैंसों में कैल्शियम जो है दूध में पाया जाता है, तो गाय के भोजन में या दूध देने वाले जो जानवर हैं उनमें भोजन और दूध में कैल्शियम की मात्रा की जानकारी के लिए यह कैल्शियम के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। चौथा, ट्रेसर विधि। ये एक मुख्य विधि है जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके मैकेनिज्म, उसकी अभिक्रिया विधि की जानकारी के लिए और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को जानने के लिए रेडियो ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसमें उस अभिक्रिया की जानकारी और वह उसके होने वाले परिवर्तन किस तरीके से उसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जानकारी इस ट्रेसर टेक्निक के द्वारा मिलती है। और जो समस्थानिक यदि बहुत कम मात्रा में भी है तो भी इसकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। जिस तरीके से इस उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे, जिसमें एसिड, एक एसिटिक एसिड है और अल्कोहल, इनकी अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सा जो है H इसमें से निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा कि एसिड में से H निकलेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इस अभिक्रिया में जो H एसिड से निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से एसिड में से OH समूह निकल रहा है और अल्कोहल में से H हाइड्रोजन निकलता है। तो यह इस अभिक्रिया की ट्रेसर टेक्निक के आधार पर, क्योंकि जो जल है, जल में O18 समस्थानिक पाया गया, तो इसका मतलब OH समूह कार्बोक्सिलिक के जो ऑक्सीजन था उसके साथ ट्रेसर के रूप में काम में लिया गया था। तो जब H2O में O18 समस्थानिक पाया गया तो इसका मतलब OH बंध टूटा है, OH बंध में से टूट के अलग हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह में से बजाय H आयन निकलने के। अयस्कों व चट्टानों की आयु के निर्धारण में, तो जो अयस्क हैं, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं और जो पुरानी चट्टाने हैं, उनकी आयु के निर्धारण में भी इनका काम में लिया जाता है। जैसे यूरेनियम 235 समस्थानिक जो है, उसकी उपस्थिति में अयस्क यदि किसी में उपस्थित है ये यूरेनियम, तो थोड़ी सी मात्रा भी यदि उपस्थित है अयस्क में या चट्टानों में, तो इसकी आयु का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम 235 जो है वो विखंडन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में लेड 82-206 अंतिम उत्पाद बनता है। 82 परमाणु क्रमांक और 206 का द्रव्यमान संख्या है लेड की। तो इन दोनों की मात्रा के आधार पर आयु की गणना की जा सकती है। जैसे कैपिटल T आयु इज इक्वल टू 2.303/0693 इंटू T हाफ और इंटू लॉग ब्रैकेट में 1 + 82 Pb208, जो कि T समय बाद जो लेड बनेगा वह मात्रा है, और अपॉन 92 यूरेनियम 238। तो यूरेनियम की जो इनिशियल मात्रा है उसके आधार पर हम, या T हाफ जो है यहाँ पर यूरेनियम का T हाफ है यूरेनियम 238 का। इसी तरीके से अणु की संरचना के निर्धारण में भी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। जैसे PCl3 और Cl2 मिलकर PCl5 बनाते हैं। यदि Cl2 में जो क्लोरीन है वह रेडियो आइसोटोप है, रेडियोधर्मी है, तो जो बनने वाला PCl5 है उसमें पांचों Cl जो है समान है या भिन्न प्रकार के हैं, इसकी जानकारी हम जुटा सकते हैं। तो PCl5 का आकार जो है वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। तो ये पांचों, इसमें जो क्लोरीन है वह समान प्रकार के हैं या भिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो POCl3 और 2HCl बनता है। तो यहाँ जो HCl बनता है उसमें क्लोरीन जो है
Cl जो है वह रेडियो आइसोटोप है। तो इसमें दो जो क्लोरीन है, जो Cl2 हमने ऐड किया था, वो रेडियो आइसोटोप क्लोरीन थे, परमाणु थे क्लोरीन के, तो जिन्होंने PCl5 बनाया था। यदि Cl2 में वह आइसोटोप है और वह उसी PCl5 की अभिक्रिया जब कराते हैं H2O से जल अपघटन कराते हैं तो PaCl3 बनता है, जिसमें कोई भी रेडियो आइसोटोप प्राप्त नहीं होता है। लेकिन HCl को जब अलग करते हैं तो इसमें रेडियो आइसोटोप क्लोरीन की मात्रा प्राप्त होती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि 2 क्लोरीन समान प्रकार के हैं, बाकी बचे हुए 3 क्लोरीन समान प्रकार के, यानी ये भिन्न प्रकार 2 प्रकार के क्लोरीन है। एक जो है एक ही प्लेन में है 3, बाकी 2 जो है वो तल के ऊपर या तल के नीचे वाला है। तो ये भिन्न प्रकार के क्लोरीनों के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण विधि है एक्टिवेशन एनालिसिस। इसमें इस विधि के द्वारा तत्वों के स्थायी नाभिकों को रेडियोधर्मिक समस्थानिकों में परिवर्तित किया जाता है, और इसको परिवर्तित करने के लिए तीव्र गति के आवेशित कणों या तीव्र गति के न्यूट्रॉनों का आक्रमण उस स्थायी नाभिक के ऊपर किया जाता है और इसको किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित किया जाता है। जब उस यौगिक का उस कण का मिश्रण में जब उस तत्व की ज्ञात मात्रा को रेडियोधर्मी समस्थानिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो फिर उस दोनों यौगिकों की रेडियोधर्मिता की तुलना की जाती है, जिससे अज्ञात मिश्रण वाले उस तत्व में सूक्ष्म मात्रा भी ज्ञात कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त वह तत्व भी नष्ट नहीं होता है। इसकी विशेषता यह है कि उसमें कोई तत्व, कोई मात्रा नष्ट नहीं होती है, इनको वापस काम में लिया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण उपयोग औद्योगिक उपयोग हैं। यहाँ पर जो पेट्रोल और जल की पाइपलाइनों के द्वारा जो वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल का या पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोल का, डीजल का आदि का वितरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यहाँ पर इन पाइपलाइनों में रेडियो समस्थानिकों या जल या तेल में थोड़ी बहुत मात्रा रेडियो एक्टिव समस्थानिक की मिला दी जाती है, जिससे कहीं भी यदि उस पाइपलाइन में लीकेज हो तो वह रेडियोधर्मिता के आधार पर उसकी पहचान करके उस लीकेज के बारे में पता लगाया जाता है। इसी तरीके से यदि कोई बंद टैंक है तो उस बंद टैंक में कितनी मात्रा में द्रव होगा या उसका तल कहाँ पर होगा उस द्रव का उस टैंक के अंदर, उस लेवल को पता लगाने के लिए यहाँ पर ट्रेसर, रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंजन हैं जिनमें पिस्टन, रिंग्स और गियर्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जब इनमें पिस्टन में, रिंग्स आदि में घर्षण लगता है तो उस घर्षण के प्रभाव को पहचानने के लिए भी कितना मात्रा में घर्षण लग रहा है और क्या प्रभाव उस घर्षण के द्वारा उस जगह पर हो रहा है, इंजन पर हो रहा है, उसका अध्ययन भी इसमें रेडियो एक्टिविटी के आधार पर किया जाता है। इसी तरीके से धातु निष्कर्षण में मेटलर्जिकल जो प्रोसेसेस हैं उनमें रेडियो समस्थानिक जो हैं वह ट्रेसर के रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे लोहे में आयरन का कोई रेडियो एक्टिव यदि समस्थानिक का उपयोग करें तो आयरन की मात्रा उस अयस्क में क्या होगी, उसकी सांद्रता के बारे में ज्ञात किया जा सकता है, जिससे कि उस अयस्क को आसानी से अधिक मात्रा में यदि आयरन उसमें उपस्थित है तो वो अधिक मात्रा में मिनरल्स में से आयरन को निकाला जा सके, उसका निष्कर्षण किया जा सके और काम में लिया जा सके। अगला उपयोग है बायोसाइंसेज में। बायोसाइंस में यानी बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शरीर के अंदर हो रहे हैं या बाहर से कोई अन्य प्रभाव शरीर के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं पर पड़ रहे हैं, तो उसकी जानकारी जुटाने के लिए, उनके अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए यह रेडियो आइसोटोप्स की टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे डाइजेशन के बाद नाइट्रोजन की या अमीनो एसिड्स की, अमीनो अम्लों की शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या क्या
मात्रा है तो कितना वितरण हुआ है और किस तरीके से यह वितरण हुआ है, इसका अध्ययन करने के लिए नाइट्रोजन का आइसोटोप काम में लिए जाते हैं। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के बनने और उसकी विभिन्न प्रकार की मैकेनिज्म जो है बनने की, प्रोटीन्स की और फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स के, इस अभिक्रिया विधि को जो बायो प्रोसेसेस हो रही है किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं ये प्रोसेसेस, इसकी जानकारी जुटाने के लिए भी रेडियो एक्टिव ट्रेसेस या रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से किसी नाभिक की शरीर में विभिन्न अंगों में क्या क्या मात्रा तत्व की होगी या किस अंग में शरीर के किस ऑर्गन्स में उनकी कमी है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग बायोसाइंसेज में किया जाता है। बहुत सारे रेडियोधर्मी का उपयोग चमकने वाले रंग, नाभिकीय बैटरी व रेडियो मिति अनुमापन आदि में भी किया जाता है।